बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खरल साहब। नाज़रीन, आज मेर कराची के हवाले से अहम तरीन इलेक्शन जो है वो हुआ और इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि जमात इस्लामी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने धरने का भी ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें हमारे पास पहुँची। इलेक्शन किस तरह से रहा, कितने उम्मीदवार वहाँ पर पहुँच चुके, किन को रोका गया, क्या सिचुएशन रही, इस हवाले से बात करेंगे असद खरल साहब से। असद साहब, कराची का जो ये इलेक्शन है इस हवाले से क्या खबरें आपके पास? देखिए, सारा दिन मेरा ख्याल है वो वहाँ पे जो मैदान लगा रहा और कुशीदगी हुई, और जिस तरीके से हमने देखा कि 173 वोट जो है जिस जमात के पास नहीं थे, यानी अकलियत को अक्सरियत पे दिन दिहाड़े हमने गालब होते देखा। हमने जमहूरियत के लंबरदारों को मैंडेट जो है उसको छीनते हुए भी देखा। हमने सरकारी मशीनरी और वसाइल के इस्तेमाल को भी देखा। हमने साना मॉडल टाउन के अंदर जिस तरह नहती खवातीन और बंदों के ऊपर जिस तरीके से गुल्लू भट्टो ने पुलिस की सरपरस्ती में वो काम किया, वहाँ पे भी उसी तरह पुलिस की, सिंध पुलिस की सरपरस्ती में हमने उनके कारकुनों को जिस तरह घसीट रहे थे, जिस तरह उनकी पुलिस की सरपरस्ती में थप्पड़ों की बारिश की जा रही थी। दूसरी जानब उसी तरह जिस तरह साने माल्टोन के वाले से गाड़ियाँ जहाँ तोड़ी गई, उसी तरीके से वहाँ गाड़ियाँ पुलिस की सरपरस्ती में तोड़ी जा रही थी जमात इस्लामी की। वो सारी फुटेजेस मौजूद है, रिकॉर्ड पे। फिर उसके बाद ये माइंड सेट है। देखिए, वो नून लीग की हुकूमत हो वो भी एक सिविलियन डिक्टेटरशिप से काम नहीं है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो वो भी। देखिए, जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो उस वक्त भी यही था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको जमहूरियत का नंबर, वो भी आमरीत के गमले से बीज से पैदा हुए। आपको पता है यूपी की कैबिनेट का हिस्सा थे। नवाज शरीफ साहब भी आमरीत के बीज से पैदा हुए। तो लिहाजा उनका माइंड सेट वही है, सिविलियन डिक्टेटरशिप। उनके साथ अभी जो हुकूमत गई है उसके चेयरमैन है वो भी सिविलियन डिक्टेटरशिप है। बदकिस्मती ये है कि जमहूरियत के दावेदार तो बनते हैं लेकिन बदतरीन आमरीत की जो शक्ल है वो हर दफा नहीं देखने को मिलती है। मुझे ये बताएं कि 100 जो ज्यादा पार्टी वाले थे उनके पास 160 वोट, तो फिर 62 वोट यानी पीटीआई के थे, उनके अपने मिला के तो 193 गालबन 190-93 बनते थे। दूसरी तरफ जो है उनके पास इतने वोट नहीं थे, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने 173 ले लिए और 193 ले लिए और 160 पे आ गए। 15 लोग तो बाहर, सब ने कैमरे की नजरों ने महफूज किया कि वो बाहर थे। उनको अगर जमा किया जाए तो 175 बनते हैं। 2 वोट फिर भी इजाफी हैं, लेकिन वो खड़े हैं, उनको नहीं जाने दिया गया। सारी दुनिया देख रही है, मीडिया की पूरी दुनिया देख रही है। फिर उसके बाद जो बाहर टोटल 32-33 थे जो गायब हैं या जिनको रास्ते में जगह जगह रोका गया और 15 भी बड़ी मुश्किल से पहुंच गए, वो पहुंचने वाले। और आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर जो है वहां पे जो सिपाही है वो बकायदा सरकारी मुलाजम है। यानी ये भी पाकिस्तान की तारीख में हमने पहली दफा देखा है या दुनिया की तारीख में। यानी वो सिंध हुकूमत के गालबन मुलाजम है, अगर मैं गलत नहीं, वो इस तरह इंडिपेंडेंट या ऑटोनमस नहीं है वो बंदा। तो जो बंदा सिंध हुकूमत का या गवर्नमेंट का मुलाजम होगा, इलेक्शन कमीशन तो एक ऑटोनमस बॉडी है ना, तो वो तो फिर उनको लाइन टॉक करेगा ना, क्योंकि उसको तो पता है कि पर्क्स एंड प्रिविलेज चीजें, कंडक्ट इंक्वायरी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो आज हुई बात, अब हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है उन्होंने कहा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खत भी लिख दिया। हाई कोर्ट का जो कल का था आज ऑर्डर भी जारी हो गया, उन्होंने मशरूत भी किया था। अब मसला ये है कि आज देखिए, पहले थोड़ी देर पहले अगर दोपहर की बात की जाए, जब ये बाहर मैदान लगा हुआ था, देखिए वाटर कैन गन्स जो है वो पहुंचाई गई। फिर शेलिंग की तैयारी के लिए था, आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज के वाले से पूरा माहौल बनाया जा रहा था। बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर पीटीआई के लोगों को लाया जा रहा था। और फिर बाहर जिस तरह दोनों फरीक आमने सामने थे, यानी वहाँ पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे जमात इस्लामी के लोग भी मौजूद थे बड़ी तादाद में, और पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे, और बाकी दीगर जो उनके साथी हैं। आपस के अंदर दस्तो गिरबान हो रहे थे, पथराव हो रहा था। और उसके बाद पुलिस जो है जब बेबस होगी तो उसके बाद रेंजर को बुलाया गया और रेंजर ने आके काबू पाया। वो एक फुटेज चल रही है, हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो अगर फुटेज चल भी रही है तो उसमें मार रहे हैं किसी को। वो सिर्फ ये है कि काबू, जब देखे ना एक मुश्तिल हजूम है। जमात इस्लामी के चेयरमैन बताए जाते हैं कौन, जिनको रेंजर ने गिरफ्तार किया? नहीं, गिरफ्तार नहीं उन्होंने किया। वो सिर्फ आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ ये है कि उनको साइड लाइन किया। देखें, जब आप एक कशीदगी पे काबू पाने के लिए, देखें डिफरेंट चीज है। वहां पे रेंजर को वफाकी हुकूमत ने और सिंध हुकूमत की दरखास्त पर रेंजर को पुलिस के इख्तियार दिए हुए। देखिए, रेंजर फौज नहीं है, वो पैरामिलिट्री फोर्स है, और वो सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसने खुद नोटिफाई कराया है। पंजाब में, बलूचिस्तान में या केपीके में इस तरह रेंजर नहीं है, उसके पास पुलिस के इख्तियार नहीं है। लेकिन फिर भी आपने देखा जो ब्रूटैलिटी पुलिस की थी, यानी वो लोगों को घसीट रहे हैं और उन पुलिस की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी के लोग उनको आके मार रहे हैं। फैक्ट तो ये है ना, ये चीज है। और फिर 15 लोग बाहर हैं और इलेक्शन कमीशन जो है उनको करने के लिए एक्सेप्ट तैयार नहीं। सिराजुल हक साहब का बड़ा सख्त बयान आया, और उन्होंने कहा कि दिन दिहाड़े अब मैंडेट जो है वो चोरी नहीं होने देंगे।
हाफिज नईमुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल। उसके बाद शर्जील नाम मेमन साहब, फिर नासिर शाह साहब और जो इनकी मुर्तज़ा वहाब साहब और हाफिज नईमुर रहमान साहब के हवाले से, तो मेरा ख्याल है, और सिराजुल हक साहब, ये इस हवाले से उनकी ज़बानी मेरा ख्याल चीज़ें सुन ली जाएँ तो उसके बाद फर्दर जो है इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। जी, कि इस इलेक्शन प्रोसेस से पहले जब ये भी इल्म नहीं था कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा या किसका होगा, हमने इन इदारों को बाइख्तियार किया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न है, और मेयर और पीएफसी को इनेकाद को यकीनी बनाया और मेयर के इख्तियारात में इजाफा किया। और आपको चेयरमैन साहब की वो तकरीर भी याद होगी जिसमें उन्होंने कहा कि मेयर कोई भी हो, जिसको भी मैंडेट मिलेगा उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम चाहते यही हैं कि मेयर हमारा हो। तो हमने तो अक्रॉस द बोर्ड इन इदारों को बाइख्तियार किया है और वो इख्तियारात उनको मिलेंगे और इंशाल्लाह ये लोग परफॉर्म करेंगे और कराची में बेहतरी आएगी। हाफिज़ नईम साहब हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है। हमने तो उन्हें कहा था कि जब मैंडेट हमारे पास है ज़्यादा नशस्तों का, सेकंड नंबर पे वो हैं, तो वो हमारे साथ एज अ डिप्टी मेयर आ जाएं, खुद आएँ या किसी को नॉमिनेट करें। अब भी हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आए, मिलकर काम करते हैं कराची की बेहतरी के लिए। कराची के बेशुमार मसाइल हैं, अगर ये इंतशार की चीज़ें होंगी, ये कैफियत रहेगी तो खिदमत नहीं कर सकेंगे। अगर आप वाकई कराची वालों से मोहब्बत करते हैं या कराची ने जो आपको 80 सीटों का भी मैंडेट दिया है उसका आप एहतराम करते हैं, तो अपने इलाके के और उन लोगों के मैंडेट की वजह से इंतशार की सियासत छोड़ें, तामीरी बात करें, तखरीबी बात को छोड़ दें ताकि बेहतरी आ सके, लोगों की खिदमत हो, लोगों के मसाइल हल हों। अल्लाह ने मौका दिया है, आए मिलकर काम करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये डिप्टी मेयर की भी अब जो ऑफर है उसकी कायम रहते हैं या नहीं, कोई लॉलीपॉप भी कहीं बाद में साबित नहीं। बहरहाल ये बात तो अच्छी है कि मिलकर काम किया जा सकता है। ये बात भी फैक्ट है कि सिंगल मेजोरिटी पार्टी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, हम तसब की अगर ऐनक उतार के देखेंगे तो सिंगल मेजोरिटी पार्टी तो है, तो उस हिसाब से तो हक उसका बनता है और उस हिसाब से तो हक फिर पंजाब में PMLN का भी बनता था, लेकिन PTI की हुकूमत बन गई। शर्जील नाम मेमन साहब ने क्या कहा, उस हवाले से उनको भी ज़बानी सुनते हैं। अगर वो समझते हैं कि इस गुंडागर्दी से या इस बदमाशी से वो कोई इलेक्शन के नतायज तब्दील कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। झूठे बहुतान लगाने से, इल्जाम लगाने से वो ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कि किसी ने पे कोई दबाव दिया गया, तो फिर मैंने वो बात कह चुका हूँ, दबाव देते तो अपने लिए वोट के लिए देते ना। ये कौन सा दबाव होता है कि तुम ना मुझे वो वोट दो ना उसको वोट दो। तो जमात इस्लामी सिर्फ और सिर्फ ये गुंडागर्दी की सियासत छोड़ दे, ये उनके लिए भी अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ज्यादा नफरतों को बढ़ाया ना जाए, खलीजों को ज्यादा बढ़ाया ना किया जाए, इस सारी चीज को यही खत्म किया जाए ताकि अब आगे इस शहर की तरक्की। जी बिल्कुल, ये बिल आखिर अगर तरक्की कराची के अवाम की मतलूब है ना, तो फिर तो ये है कि मिलकर अगर चलेंगे तो फिर ही, वरना ये दस्तो गिरबान का सिलसिला रहेगा। अभी भी मैं समझता हूँ अगर डिप्टी मेयर की अगर एक्सेप्ट कर लें, वरना फिर ये चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक ये मामला जाएंगे और ये आए दिन धरने और ये मसले चलते रहेंगे। तो अगर ये मिल के कराची के अवाम के वाकई दोनों पार्टी खैर खा हैं तो मिलजुल के ये है इंतशार की बजाय तमीरो तरक्की की जो बात करें और मिलकर एक पेज पर अगर आ जाए, अच्छी बात है। हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं, जो मेयर के उम्मीदवार हैं, ज़्यादा वोट के दावेदार थे, उनके साथ तो आज हाथ हो गया। उनकी भी ज़रा दुख भरी दास्तान सुन लेते हैं। हारता वो है जिसके नंबर कम होते हैं, मेरे नंबर पूरे हैं, मैं जीत गया हूँ, जमात इस्लामी जीत गई है। हारा वो है जिसने जमहूरियत पे शब खून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत पे शब खून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत को कत्ल किया, वो हारा जिसने इंसानों का अगवा किया, जिसने बंदों को उठाया। तो वो जो कहा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, उठवाया नहीं करते। जमात इस्लामी और PTI जिसने मुश्तरका तौर पर मेयर का कैंडिडेट खड़ा किया था, डिप्टी मेयर का, 9 लाख से ज्यादा वोट लेने वाली ये पार्टियां, उनको 3 लाख, 3.25 लाख वोट लेने वाली ये पार्टियों ने आज अपनी ताकत के जरिए, हुकूमती जबर के जरिए, इलेक्शन कमीशन से मिली भगत के जरिए इंसानों की मंडी लगाकर, उन्हें लापता करके, उनको अगवा करके, हुर्रियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। देखें, अगर आज ये होता कि किसी भी पार्टी के नंबर्स जिसके ज्यादा होते वो कामयाब हो जाता, तो हम भी इतना हौसला रखते हैं कि हम मुबारकबाद भी देते और हार भी पहनाते। लेकिन जब आप अवाम के
मैंडेट पर कब्जा करेंगे तो हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। ये नाकाबिल कबूल है। शहर के लोगों ने हमें वोट दिया और आप जानते हैं इस बात को कि ये हल्का बंदियां जाली हल्का बंदियां थी। ये एक पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली हल्का बंदियां थी। ये 10-10, 15-15 हजार वोट वाले हलकों पर अपनी पसंद के हलके थे और जहां आपकी पसंद नहीं थी वहां 50,000, 60,000, 45,000 वोट वाले हलके थे। हमने इस चैलेंज को इसलिए कबूल किया था कि ये इलेक्शन करा ही नहीं रहे थे। हमें कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, हम इनको इनकी हल्काबंदियों पे तो शिकस्त दे देंगे। वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हमने मुहिम चलाई। कराची के लोग जो तरसे हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, तामीर और तरक्की के लिए, वो करप्शन से पाक निजाम चाहते हैं, इसलिए कि कराची के लोग टैक्स देते हैं तो सूबा सिंध चलता है, पाकिस्तान चलता है। कराची के लोग ये चाहते हैं कि हमारी भी सड़कें बने, हमारे भी पार्क बने, हमारे बच्चों को भी तालीम का हक मिले, हमें भी रोजगार मिले बच्चों को। कराची के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ खुली साफ सुथरी फिजा हो। जी नाजरीन, ये को पहली मरतबा कराची में ये मनाजर देखने को नहीं मिल रही। हमारी जमहूरी जो हुकूमतें हैं, दो बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके साथ पीटीआई को भी अगर मिला लें, सिंगल मेजोरिटी थी 2018 के अंदर। नून लीग 170 से ज़्यादा सीटें उसने ली, लेकिन 160 सीटों वाली जो पार्टी है उसने पंजाब में हुकूमत बना ली। उसके बाद सेनेट के अंदर भी पूरी दुनिया ने देखा कि सेनेट में भी किस तरह अकलियत पे जो अक्सरियत पे अकलियत किस तरह गालब आई, और ये सारी चीज़ें और बिल किस तरह पास होते रहते। तो ये पाकिस्तान में यही जमहूरियत है और यही इसका। मुर्तज़ा वहाब साहब को एक तो मेयर जो है कराची मुंतखब होने पर हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ज़ाहिर बात है बाद में, जब तक अभी तो मेयर ही हैं, तो उनका भी सुन लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं मेयर मुंतखब होने के बाद। नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि मेयर किस तरीके से वो अपनी जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, किस तरीके से अपनी जीत को, और वो किन से इशारे कर रहे थे और किस तरह के इशारे कर रहे थे। तो ये तो सबको पता था कि वैसे इतना ज़्यादा जमहूरियत पर शब खून मारने के बाद ऐसे इशारे बनते नहीं हैं। लेकिन जाहिर बात है, वो कहते हैं ना कि वो कोई होती है और वो होती है, और वो समझे या कोई बात ये है कि जमहूरियत के चैंपियन और लंबरदारों की दावे, तो फिर भी टाइटल इनके पास ही रहेगा। तो मामला ये है कि फरहान विरक साहब पीटीआई के हवाले से, जिस तरह उसामा आप जानते हैं कि एक वक्त में वो पीटीआई के हवाले से लीड कर रहे थे सोशल मीडिया को, और उस हवाले से उन्होंने एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, और चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो उनकी हिपोक्रेसी है उस हवाले से उन्होंने भांडा किस तरह फोड़ा है, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। एक वो जो स्कैंडल आया था आयशा गुललई वाला, उस वक्त भी आप पीटीआई के साथ ही अटैच थे। वो क्या खबरें थी उस वक्त, क्या पता लगा था आपको? क्या वाकई उसके अंदर कुछ था या आयशा गुललई की जानिब से गलती थी? देखिए उसमें भी मैंने चूंकि इनको देखा है, एक वो पीटीआई का ना एक ओवरऑल एक जनरल एटीट्यूड देखा है, तो मुझे ये लगता है कि ये जो खबरें होती हैं ये 90% तक सच होती है, 10% इनमें फास्टी होती है। मैंने कोई आयशा गुललई के फोन पे मैसेज नहीं देखे जो मैं आपको इधर बैठ के तस्दीक कर दूं, लेकिन मैंने मतलब बहुत सी ऐसे वाकयात हैं जो रियामान साहिबा की किताब में लिखे हैं, और चूंकि मैं उस वक्त मौजूद था, वो जो रियामान साहिबा वाला एक दौर गुजरा है ना, तो मैंने उस दौर में खुद भी बहुत से ऐसे वाकयात का मैं नहीं शायद हूँ जो कि वाकयातन हुए थे, और उन्होंने फिर किताब में मेंशन किया और वो चीजें सच थी। कुछ जो खान साहब की पर्सनल चीजें थी, ऑब्वियसली मैं उनका कोई प्रिवी नहीं कि मैंने उनको देखा हो या मैं जानता हूँ जो उन्होंने किताब में लिखा है, लेकिन जो उन्होंने वैसे जनरली वाकयात बयान किए और जो उन्होंने लिखा वो ज्यादातर सच है। इसमें एक और चीज ये भी है कि मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अब वो डॉक्टर इस्लाम की और वो बुशरा बेगम की एक वो कॉल आपने सुनी होगी, लीक हुई थी जब रियामान साहिबा का दौर था। जी, जब रियामान साहिबा का दौर था तो वो भी पॉलिटिकल जो सी थी मामलात में इन्वॉल्व थी, और उनकी भी हमारी सोशल मीडिया टीम से बाकायदा मीटिंग्स होती रही हैं और मुझसे मीटिंग्स होती रही हैं, और उन्होंने हमें वो सियासी हिदायतें उस दौर में जारी करती थी। वो बाद में है वो कहती है कि जी मेरा पॉलिटिक्स में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम इसके भी यदि शाहिद है कि ये चीजें भी उस पार्टी में हुई। जी नाज़रीन, जिस तरह
आपने देखा कि ये बात भी आपने सुन ली, और वो मोदी के वाले से खास उन्होंने एक बात की थी, शायद वो इसमें नहीं आ सकी, कि उन्होंने कहा कि मोदी के यार है, गद्दार के वाले से हमें ये पट्टी पढ़ाई गई, और जब वो वहाँ पे गए तो बयानिया उनका जो धड़ाम हुआ, तो उसके बाद हमने एक ट्रेंड चला दिया, फरहान जो बता रहे थे, तो उस ट्रेंड के बाद जो है पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से मेरे खिलाफ ट्रोलिंग की गई, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने मुझे बता के उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, आप मेरे साथ हैं। तो मतलब ये है कि ये यानी किस तरह दोगलापन, यानी दोगलापन जो है ना वो हर दौर में आपको नज़र आएगा। अब इसके साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो चेयरमैन जो इन्फो जो है उसके यानी ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद और ज़्यादती के हवाले से बात की, तो ह्यूमन राइट्स ने उस हवाले से क्या रिपोर्ट जारी की है, वो आप मुलाजा भी कर सकते स्क्रीन पे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जिसकी बुनियाद पर इल्ज़ाम दुरुस्त माने जाए। राबिया जवेरी का ये ख़त बाकायदा लिखा गया, और इंसानी हकूक़ कमीशन की टीमों ने इल्ज़ाम में सच्चाई नहीं पाई। चेयरपर्सन इंसानी हकूक़ कमीशन किसी सियासी कारकुन के साथ वो नहीं हुआ जिसका इल्ज़ाम लगाया गया था। चेयरपर्सन इंसानी हकूक़ कमीशन और इंसानी हकूक़ कमीशन जो है उनकी तहकीकात में एक भी इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं हो सकी। तो यही हम कह रहे हैं, कभी तालिबान खान और कभी इल्ज़ाम खान वाला जो मामला है वो चीज़ें बार बार सामने आ रही। इसके साथ साथ हामिद खान साहब जो है उनकी जानब से चेयरमैन पीटीआई की तरफ से एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, जिसमें यह कहा कि सिविलियन जो है उनके फौजी अदालतों में जो ट्रायल है और 9 मई के वाक़े के वाले जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसके ऊपर एतराज़ लगा दिया इस बुनियाद पर कि इसके अंदर आपने अवामी मफाद का जहाँ हिट हो रहे हैं वो आपने नहीं ली, तो लिहाजा वो एतराज़ लगा के वापस कर दी गई है। इसके साथ साथ आज लाहौर में एक इवेंट हुआ जिसमें वकला जो है इंसानी हकूक़ के हवाले से, रूल ऑफ लॉ कानून और आइन की बालादस्ती की बात की, और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, वो भी आप विजुअल देख रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ा इवेंट हुआ, वो है वकला जो है बार काउंसिल जो अब खुल के पाक फौज जो है ना सिर्फ वो आ गए हैं बल्कि ओवरसीज पाकिस्तान भी आ रहे हैं कि पाक फौज और रियासत हमारी हेडलाइन है। हमारी कोई सियासी पार्टी या सियासी शख्सियत हमारी रेड लाइन नहीं है। हमारी रेड लाइन हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, हमारी अफवाज है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे इदारे हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। तो उस हवाले से जना हाउस में उन्होंने एक दौरा भी किया लाहौर बार काउंसिल ने, और वो खुल के सामने आया और उनका साना 9 मई के जो भी किरदार हैं और बलाए ताक रखते हुए बिला तमीज़ व तफरीक उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको इबरत का निशाना बनाया जाए। अगर ये शॉर्ट है तो आप सुना दें ताकि नाजरीन भी उनकी ज़बानी सुन सके। जो वकला की एक बरादरी जो है वो भी पूरी तरह सामने, एक तरफ चेयरमैन पीटीआई भी वकला को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वकला बरादरी जो है वो भी अब हुबल वतनी में खुल के सामने आ गई। तो अगर है तो वो चला दे प्लीज़। जी चेयरमैन पीटीआई और उनके हमायती ये ग्रुप है, एक तो उसका इवेंट है जना हाउस के हवाले से मैं जो कह रहा था कि लाहौर बार काउंसिल का भी एक एक्टिविटी हुई है और जना हाउस में जाके ज़ारी यकजहती किया है पाक फौज के साथ, रियासती इदारों के साथ। अगर वो हमारे पास है तो वो भी हम उनकी ज़बानी सुना सके। अच्छा चले बार आज हुआ है कि इवेंट तो नाजरीन ने देखा होगा टीवी स्क्रीन पे इससे पहले, तो वो भी हम एक रजिस्टर कर रहे हैं चीज़। और इसके साथ साथ जो और भी चीज़ें हैं जो इलेक्शन पंजाब के हवाले से एक पंजाब में इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट के हवाले से, एक्ट के हवाले से समाज जो है वो भी आज हुई है और वहाँ पे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आई है कोर्ट में। तो बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि ये क्या है। फिर लगता है कि आपके लिए कोई पैगाम लाई है चीफ जस्टिस का अटार्नी जनरल से मुकालमा। तो बड़ी खुशगवार एक आज वहाँ पे ये मंजर कशी चूँकि उसकी मैं कर रहा हूँ, हेयरिंग का हिस्सा चूँकि ये रिमार्क्स आए हैं तो वहाँ पे तो फिर उम्मीद है कोई अच्छा पैगाम ही होगा। पहले कबूतर पैगाम लाते थे, अब चिड़ियाँ जो है वो पैगाम लाना शुरू कर रही हैं। तो मैं तो इससे यही तो अटार्नी जनरल जो है उनके हवाले से कमरा अदालत में कहकर और माजी में कबूतर जो है पैगाम वही काम करते थे चीफ जस्टिस साहब, और अटार्नी जनरल कानून के हक़ में दलाइल का आगाज़ कर दिया और 5 निकात पर दलाइल जो है उन्होंने कहा, अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि दूंगा कि मफाद आमा का उनका दायरा कार के इर्तिकाब पर दलाइल दूंगा और पाकिस्तान में नज़रसानी के दायरा कार पर अदालत की मामलत करूँगा। अटार्नी जनरल मुकरना के कानून साजी के इख्तियार पर मामलत करूँगा अटार्नी जनरल।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट के में जो नज़रसानी के दायरा इख्तियार है ना, उस हवाले से बेसिकली दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर उन्होंने कहा कि मैं दलाइल दूंगा अटारनी जनरल ने। और पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट केस जो है उसमें आइन के जो की हकूक़ की इन्फोर्समेंट के हवाले से अगर बात की जाए, आर्टिकल 184 184 जो है उसके यानी 3 के तहत, जिसके तहत 100 मोटो का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ले रहा है, हुकूमत कहती है कि कमेटी बननी चाहिए और जजेस या मिल के सारे ले, तो वो फटा है और ओरिजिनल इख्तियारात को बढ़ाया गया। अटारनी जनरल ने ये कहा कि एक्सटेंड यानी सुप्रीम कोर्ट ने उससे ज़्यादा अपने पावर उससे गेन की है। और आर्टिकल 184(3) जो 100 मोटो आजकल 100 मोटो का इख्तियार है, पहले फैसला मंजूर-लाई केस में आया, अटारनी जनरल जी वहाँ पे प्रेसिडेंट दिया और मंजूर-लाई के भाइयों ने सिंध और बलोचिस्तान में भी दरखास्तें दायर की। गिरफ्तारी के बाद मंजूर-लाई को कबायली इलाका में ले जाया गया। दरखास्तों में मंजूर-लाई अपनी बाजियाबी की सदा की। पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी और रिव्यू जजमेंट केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। और उन्होंने कहा कि आप चीज़ों को काट कर अलग कैसे कर सकते हैं, इसकी नोयत अलग है, दूसरे की अलग है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ये अहम रिमार्क सामने आए। और आखिर में कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहलाएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर का रिमार्क्स थे। और नज़रसानी में अदालत के सामने मामला 2 फरीकैन के तनाज़ा का है, नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर और नज़रसानी में अदालत के सामने ज़ेरे गौर मामला अपना ही हिसाब का फैसला होता है जस्टिस मुनीब अख्तर। अब इस हवाले से एक तो ख्वाजा आसफ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट उन्होंने बात की है, जिस तरह फरहान विरक साहब ने बताया है, तो उस हवाले से ख्वाजा आसफ साहब को भी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे अंदरून जो दुश्मन बैठा हुआ था, जिसको हमने खुद जो है उस शाम को दूध पिला के पाला गया और उसने 9 मई को डसा, इस कौम को डसा। जनाबे वाला आप देखें कि क्या हुआ 9 मई को, इंट्रोस्पेक्शन करे ये कौम जो है। वो कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई, हमने उसको कहा था यहां से इस्तीफे दो। जी नाज़रीन, अभी मैंने बात की कि जिन्ना हाउस के अंदर कोर कमांडर हाउस जो लाहौर में वकला जो है लाहौर बार खुलकर सामने आ गई है सॉलिडारिटी के लिए रियासती इदारों के साथ, रियासत के साथ। और उन्होंने कहा कि 9 मई के जो भी इसके मनसूबा साज या मुलव्वस हैं उनको इबरतनाक जो है सज़ा देनी चाहिए। तो वो उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। जिन्ना हाउस के अंदर जो तबाही के मनाजर हमने देखे हैं, उनको देख करके ये अंदाज़ा होता है कि ये कोई किसी शरपसंदी से कम नहीं वाक़या नहीं है। ये बहुत बड़ा सानहा है पाकिस्तान की तारीख़ में। 25 करोड़ आवाम जो हैं वो इस बात के मुंतज़र हैं कि जो लोग जिन्होंने बलवाइयों ने, शरपसंदों ने, जिस तरह के सहूलतकारों ने ये बदनमा वाक़या सर अंजाम दिया है, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। आज मैं पाकिस्तान की बेटी होने के नाते, आज मैं जिन्ना की बेटी होने के नाते आज मैं शर्मिंदा हूँ। आज मैं उन तमाम माओं की तरफ से शर्मिंदा हूँ जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन अफसोस कि हमें नहीं पता था कि हम में से ही ऐसे दुश्मन पैदा होंगे जो हमारे ही ऊपर हमला करेंगे और पाकिस्तान की बका के ऊपर हमला करने वाले किसी सूरत पाकिस्तान के बेटे नहीं। जी नाज़रीन, ये आपने खुद देख लिया और सुन भी लिया कि अब वकला की तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनको अब आपको समझ आ रही कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि हमसे ज़्यादा वो मुहब्बे वतन है, और आज ओवरसीज़ पाकिस्तान ने उसका हक अदा कर दिया और वो भी मैदान में आ गए। यानी आप देखें 1 करोड़ अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उसमें 500 बंदे जो है अभी तक हम ढूंढ सके हैं पूरे तमाम रियासती वसाइल, उसमें भी मेरा ख्याल है 5% भी नहीं होंगे उस 500 में। तो ये हमारे लिए खुश बात है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है अब वो भी उन्होंने कहा कि पाक फौज रियासत पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, इसके अलावा हमारी कोई रेड लाइन नहीं। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। उनके चेहरे बेनकाब हुए, ये फौज है तो हमारा मुल्क है और हम सब कौम के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारी फेडरेशन है, उस फेडरेशन में एक फ़ौजी वाहिद इदारा है जिसने सब इकाइयों को जोड़ रखा है। आर्मी जो है वो किसी भी कंट्री की रेड लाइन होती है और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, असल में जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। और जो तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान ने और लीडरान ने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, मेरा ख्याल है ये इससे बदतर चीज़ कोई हो नहीं सकती। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि पीटीआई के कारकुनों ने, पीटीआई ने
पीटीवी पे हमला किया, रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और अब आकर इन्होंने फौजी तनसीबात पर भी हमला कर दिया है। पे बहुत अफसोस हुआ है जी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है आर्मी के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हैं शाना बशाना। नाज़रीन, खबरें आज और भी बड़ी धमाका खेज है। उसामा के पास भी बहुत खबरें हैं और मेरे पास भी हैं। वो ब्रेक का टाइम हो रहा है और ब्रेक से पहले द राइज एंड फॉल जो है वो एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद बड़ी बड़ी अहम जो खबरें हैं आपसे वो भी शेयर करेंगे। तब्दीली के नारे अब हो गए पुराने। 76 वोट हासिल करके पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ, उन्होंने 96 वोट हासिल किए हैं। कहते थे घबराना नहीं, लेकिन अब खुद घबरा गए। वक्त बदला, हालात बदले, चले गए अब साथ छोड़कर सब, लेकिन वो कहता है मैं आज भी तैयार हूँ एक नई उम्मीद के साथ। जी उसामा। जी बिल्कुल, आपने आज के दिन के हवाले से अहम तीन जो डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से आपने जानी खबरें। कराची इलेक्शन के हवाले से काफ़ी आज मुल्क के अंदर गहमा गहमी रही और शब खून जमहूरियत पर मारा गया और जमात इस्लामी का मैंडेट, अवामी मैंडेट जो चोरी किया गया, हाफिज़ नईम और रहमान ने बड़े हौसले का मुजाहरा किया और जब भी उन्होंने ये इलेक्शन हारे, उनका उन्होंने ऐलान हुआ कि बाकायदा तौर पर मुर्तज़ा वहाब जो है मेयर कराची का इलेक्शन जीत चुके हैं, तो उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके जो चेहरे पर ना कोई परेशानी के तासरात थे, वो मुकम्मल तौर पर चार्ज थे और उससे पहले उन्होंने सरप्राइज़ का भी दावा कर दिया। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि वो सरप्राइज़ दे सकते हैं और इसके अंदर वो कह सकते हैं कि अदालत के अंदर इसको लेकर जा सकते हैं और तरीके अदम एतमाद इनके खिलाफ ला सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। उसामा, डिप्टी मेयर वाला तो सीट फिल होगी, सलमान अब्दुल्ला वाला वो भी सरप्राइज अब खत्म हो गया, पेशकश वाली जो ऑफर वाले मामले। जी मेरी कुछ ही देर पहले बात हुई थी जमात इस्लामी की अहम क़यादत से, उनका यही कहना था कि इस पर हमारे पास 4 से 5 ऑप्शन मौजूद हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आप इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी कि कराची के अंदर जमहूरियत पर शब खून मारा गया, उसी के साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो इस तमाम तर सूरत हाल से बेखबर आज़रबाईजान में मौजूद है, इस हवाले से बात करेंगे असद खल साहब। असद खल साहब, आज़रबाईजान के अंदर रूसी जो है आज़रबाईजान के सदर के साथ रूसी ज़बान में वज़ीर आज़म साहब हमारे गपशप कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आपको अंदाज़ा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को चाइना की भी थोड़ी सी उन्होंने ज़बान सीखी है। जब वो आते हैं उनके सदर या वज़ीर भी मिलते हैं, 2-4 लफ्ज़ उनको याद है, उसके बाद वो जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं। और साथ इसलिए जो तारक फातमी साहब उधर भी एक बात करके छेड़खानी उन्होंने कर दी कि रूसी ज़बान में उन्होंने एक आध वर्ड बोला, जो आज़रबाईजान के जो सदर हैं अल्हाम जो है अयूब, तो उसके बाद वो तो बड़े खुश हुए। आगे से उन्होंने भी उस ज़बान बोली थी, उनको अब समझ नहीं आ रही थी। तो अब ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब फिर उर्दू में शुरू हो गए। अब वो तारक फातमी साहब साथ जो हैं वो उनको ट्रांसलेट करके कभी इंग्लिश में करके बता रहे हैं। अब तो इस अटेंशन जो है ना, अटेंशन सीकर है वो, बहरहाल मीडिया की कवरेज जहाँ पे अल्फाज खत्म होते हैं हाथ चलना शुरू हो जाता है। हाँ जी, तो वो ये है कि उसके साथ अब देखें ना, तुर्की में जब रिसेंटली दौरा हुआ, तैयब एर्दोगान जो सदर तुर्की के मुंतखब हुए, तो वहाँ पे वही है कि एक आध वर्ड उन्होंने बता दिया टर्किश में कि मैं आपके लिए आम लाया हूँ। अब उन्होंने कोई गौर नहीं किया, जब वहाँ पे जो तैयब एर्दोगान साहब हैं और साथ उनके खतून अव्वल भी थी, तो उसके बाद जब और भी लोग मिल रहे थे, जारी बात है, तो वो तो आपको पता फिर चिपक जाते हैं। तो वो बार बार वो समझाएं कि वो उनको ये था कि समझ नहीं आ रही, फिर वो इशारों मैं आम लाया हूँ आपके लिए, तो वो इशारों से वो मेरे ख्याल चल भी रहे होंगे। तो वो मतलब किस तरीके से वो उन्होंने कहा कि आधे आपके लिए लाए और आधे आपके अहलिया के लिए आम लाए हैं और पाकिस्तान के आमों की तारीफ भी करवाई उन्होंने। बहरहाल हम तो पंजाबी मिसाल को और ही आती है, आम को इधर क्या लेने आए हो। तो मेरा ख्याल है पता नहीं उनको अगर ये ज़रबुल मिसल होती तो वो उल्टा ना पड़ जाता मामला, इसलिए पहले वो कहते तोलो फिर बोलो। तो लिहाजा आम वाला जो मामला था कम अज़ कम वो इनको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए था। बिल्कुल। और अब उसके साथ साथ अब चलें तो ख्वाजा आसफ साहब जो है, कल चूँकि हमने उनकी बात की और भी बड़ी धुआंधार मिनट की उनकी स्पीच थी, 2 और बड़ी जो क्लिप सामने निकाले हैं उस 52 मिनट में से, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो उन्हीं की ज़बानी वज़ीर दफ़ा और कौमी असम्बली के अंदर इज़हार ख्याल और वो क्या कह रहे हैं उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये मेरा भाई बैठा हुआ है एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां पे वाइस चांसलर टेन्योर पूरी कर चुके हैं और फिर स्टे लेके फिर बैठे हुए हैं वहां पे, ऐसे ही है ना।
कोई बंदा अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जहां पे उसको जो मुनाफा हो रहा है, और वो तनख्वाह से मुनाफा नहीं ले रहे, वो यूनिवर्सिटीज के फंड खा रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी गिनवा देता हूं, नाम ले देता हूं जिनके अंदर जो है लोग जो है पैसे खा रहे हैं, और साथ स्टे लिए। अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो आई चैलेंज कि मुझे कोई कॉन्ट्रोडिक्ट। यानी मेरा भाई बता रहा है कि वाइस चांसलर जो है अरबपति बन गए हैं, यानी जो करप्शन कर करके जो उनका था सिलसिला जिससे उन्होंने सारा कुछ बनाना था, उसको जो है वो लोगों को पढ़ाना था, अवाम को तालीम देनी थी, आला तालीम देनी थी, यूनिवर्सिटियों में तालीम देनी थी, वो सारे के सारे डकैत बैठे हुए हैं, छोड़ते नहीं है, स्टे ले लेते हैं। और अदलिया जो है वो सारी की सारी सारे जुर्म के अंदर मुलव्वस है। 2000 बिलियन से ज्यादा जो है FBI का टैक्स जो है उसके केसेस इस वक्त अदलिया में चल रहे हैं, कोई फैसला नहीं करता। अब डेवलपमेंट के अगर प्लान की बात करें तो सेंट्रल जो वर्किंग जो पार्टी है उसने 236 अरब रुपए जो है, ये हमारे पास सारी दस्तावेजात भी पड़ी हुई हैं, उसका जो रजिस्ट है हमने रखा है नाज़रीन के लिए। 236 अरब मालियत के 25 तरक्याती मनसूबों के प्रोजेक्ट की जो मंजूरी मनसूबों की दे दी है, और 7 जो बड़े तरक्याती मनसूबे हैं और वफाकी वज़ीर जो मनसूबाबंदी हैं एहसन इकबाल साहब तरक्की व मनसूबाबंदी, उनकी ज़ेर सदारत में सेंट्रल डेवलपमेंट जो वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ और ये मंजूरी वहाँ पे दी गई। और जारी इलामिये के मुताबिक ये है कि बिशाम एक्सप्रेस वे के लिए 79 अरब यानी तकरीबन 80 अरब, सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 16.25 अरब, कच्ची कनाल के लिए 8.5 अरब, प्रोजेक्ट्स मनूर। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इंसदाद हेपेटाइटिस प्रोग्राम के लिए 35.4 अरब और ग़िज़ाइयत बेहतर बनाने के लिए 8.5 अरब का कौमी न्यूट्रिशन प्रोग्राम मंजूर किया गया। और इजलास में कोटा रोड जो है उस डबल रोड करने के लिए 2.25 अरब तकरीबन, फिर बुनियादी तालीम के लिए 7.5 अरब तकरीबन, और इस्लामाबाद एजुकेशन सहूलत प्रोजेक्ट और इस तरह दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से। और इजलास ने इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल जो है उसकी जो आलात की खरीदारी के लिए तकरीबन 7.5 अरब जो है, और कौमी सेहत प्रोग्राम के लिए जो है तकरीबन 15.25 अरब जो है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 9.5 अरब जो है प्रोजेक्ट कासम रेल फ्रेट जो है, एक तो कराची शिप यार्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी के लिए तकरीबन 10 अरब प्रोजेक्ट जो है, और कासम रेल फ्रेट के लिए 4.25 अरब, और DI कहाँ पैकेज जो है तकरीबन 2.5 अरब से 2.5 अरब से ज़्यादा है, और प्रोजेक्ट और भोंग इंटरचेंज जो है उसके लिए तकरीबन 9.25 अरब है। और एलामिया के मुताबिक भोंग सादकाबाद इंटरचेंज जो है वो 1.8 अरब जो है, और सियालकोट मोटरवे इंटरचेंज के लिए 1.6 अरब, सक्कर मुल्तान मोटरवे पर जाम दीन वाले इंटरचेंज के लिए 1.4 अरब, और ननकाना हमारा होम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए जनाब अवामी सहूलत के 1.5 अरब, कोहाट बन्नू से मदनियात का सर्वे करने के लिए 3 अरब 10 करोड़ के मनसूबों को मंजूर किया गया। तो ये थी। इसके अलावा अगर ये सब तो इतने ज़्यादा मंसूबे तो हैं, लेकिन इसके बावजूद जो गैर मुल्की कंपनियां हैं वो क्यों नाला शेल पेट्रोलियम कंपनी है, पहले इससे कैलटेक्स चलेगी यहाँ से, और उनका लुब्रिक आ गया पंप, क्योंकि यहाँ पे कार्टलाइजेशन है, माफिया है, और कोई भी जो कंपटीटर है ना ये किसी को रहने नहीं देते, ये कनाइमस विद ईच अदर। आप देखें ना PSO हमारी स्टेट ऑयल कंपनी है, सबसे ज़्यादा उसके पास उसका शेयर कम हो गया, और उसके बाद जो हैस्कोल और दीगर कंपनीज आई बहुत सारी और नहीं, तो उन्होंने अपना शेयर ज़्यादा ले लिया। इवन के मोटरवे पे देखें कि पैसों को उठा के हैस्कोल के डाल दिए पंप, सिर्फ एक रह गया। शेल जाने से क्या इफेक्ट अब ये मसला ये है कि शेल अगर जाएगा, देखिए इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रही है तो फिर DFI क्या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, तो ये एक बड़ा बैड इम्पैक्ट जाता है। कभी हमारा प्लांट बंद हो रहा है, कभी मुख्तलिफ जो मोटर जो तैयार करने वाली कार जो हैं उनकी फैक्ट्रियां जो हैं, और इस तरह की चीज़ें जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर गैर यकीनी सूरत पैदा हो सकती है बहुत ज़्यादा। देखिए आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसेज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती उन मुल्कों के लिए, और साथ ही मुल्की जो तबादला मंडियों में अमरीकी डॉलर के भाव में आज फिर कमी का रुझाव, ये अच्छी खबरें हैं कि 10-12 रुपए जो है 287 रुपए जो 18 पैसे पर बंद हुआ है। और दूसरी जानब स्टॉक एक्सचेंज जो है एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर का भाव 4 रुपये कम होकर 294, कभी ये 8-10 रुपए 2-3 में नीचे हुआ, फिर अब 94 हो गया, कुछ 10-12 रुपए 2-3 दिन में। सब इस सब के बावजूद जो रशियन तेल पाकिस्तान पहुंचा है उससे क्या समझते हैं कि कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के जो देखिए रशियन तेल के साथ ईरानियन तेल भी स्मगल होकर बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगर वो ना आता तो शायद तेल और ज़्यादा जाती। तो अब रशियन जो है ये भी अगर LPG कार्गो टैंकर 10 जो है टैंकर मुश्तमिल है, और रूस जो है उसने खरीदी है और 10 लाख, इस तरह ये चीज़ें जो है ये भी अच्छी है। और पाकिस्तान बचाओ जो मार्च है उस हवाले से अगर बात की जाए तो मुज़ाकरात का पहला दौर तो उसामा अब ख़त्म हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आपके भी बहुत राब्ते हैं। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो उनके हैं आज मुज़ाकराती टीम के हेड, उनसे मेरी बात हुई थी, उनका कहता कि दूसरा दौर हमने कर दिया है। लिस्ट की मैंने बात की तो कहते कि शाम को दोबारा
उनकी जो कमेटी हमारे साथ रब्ता करेगी, उसके बाद हम मुतालबात पेश करेंगे। मुतालबात के हवाले से अभी तक कोई आम पेशरफ्त सामने नहीं आई, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सूरत हाल इस वक्त TLP की जो दूसरे दूसरी जमातें जो एहतजाज क्या कर रही हैं, क्योंकि जमात इस्लामी ने भी धरने का ऐलान कर दिया, ये भी मईशत पर इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं। जिस तरह से हमने पिछले सेगमेंट में बात कर रहे हैं शेल को लेकर, डॉलर को लेकर, रशियन ऑयल को लेकर, तो ये जो मार्च है और जमात इस्लामी का धरना है, ये भी मईशत को कमज़ोर कर सकते हैं। तो TLP का जो है हो सकता है, इसके हवाले से उन्हें बताया गया TLP की कमेटी को कि जो आप धरना दे रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान के हालात पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात जो महदूद कर देते हैं, तो अगर आप मुतालबात महदूद करते हैं तो आप कर दें, पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के लिए हम कोई भी मसाइल जो पैदा नहीं करना चाहते। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो PDM हुकूमत के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 6.1 अरब डॉलर जो है जो रियल अकाउंट के अंदर है, वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं अकाउंट खाली हो गए। और ये किसने कितने डॉलर निकलवाए, डॉलर कहाँ गए, किसने निकाले, क्यों निकाले, कहाँ और कितने जमा करवाए, गवर्नर स्टेट बैंक ने ये भांडा फोड़ दिया है। और रोशन डिजिटल अकाउंट्स को कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम वाला चूना जो है वो लगाना, अब इसके ऊपर कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये बात जो है, ये एक निजी चैनल ने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी चलाई और ये स्टेट बैंक के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, इकॉनमी के हवाले से ये एक बहुत बैड जो आपने अभी बात की है कि जो इकॉनमी के हवाले से। तो ये दूसरा, ख्वाजा आसफ ने एक और बात की जो जिस पे मैंने बड़ा लंबा थ्रेड भी चलाया। उन्होंने कहा कि एक ओवरसीज़ के हवाले से, एक तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब और दुबई वाले जो है और गल्फ़ कंट्री जो GC जो हैं उनके हवाले से तो उनको खराज कीरत भी पेश किया, उनको खराज सीन पेश किया। और साथ एक उन्होंने पश्तून के हवाले से वाक़या भी बताया कि वो गल्फ़ एयर से। तो जी इसमें कोई सॉल्ट हमारे पास नहीं है, जो अगर है तो ओके। अच्छा, बहरहाल कल उन्हें बड़ा अच्छा, तो उसमें मैंने उनसे कहा कि आपको और हमें कौम को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कुछ 2-4 अगर लोग पर एक पर 0 पॉइंट कुछ % है, अमेरिका कनाडा को नेवाला बरतानिया का दे दिया, और उनका जी उनके वालिदैन डिविडेंड हैं और वो पासवर्ड उनको वहाँ पे इशू होते हैं और यहाँ पे लाशें दफना के डिविडेंड जो है बेच के चले जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, पता नहीं 0 पॉइंट कुछ % है। और जो खुद उन्होंने वाक़या 40 साल पुराना शेयर किया कि वो जो पश्तून के वाले से कि वो गल्फ़ एयर की उनका सस्ती टिकट ली थी, वो लगेज का भी नहीं था पैसा, और उसने कहा कि मेरा दिल चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है जब मैं अपने फ्लैग वाले जहाज़ पे महंगा भी बेचा टिकट। तो ये बात यह है कि उन्होंने खुद कहा कि मुझे शर्म आई। तो बहरहाल अच्छी बात है कि अगर आपको शर्म आ गई है तो काश आप भी अपनी जो एयरलाइन है, अपने झंडे जो चीज़ें हैं उनको एहतराम करें। तो अभी द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ के वाले से, चूँकि टाइम थोड़ा है, पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं। कभी अर्श पर कभी फर्श पर नवाज शरीफ की सियासी कहानी की दास्तान, कभी वजीर आजम बना तो कभी मुल्क बदर हुआ, मगर हिम्मत नहीं हारा, लड़ता रहा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने इस वाले से कुछ आम तरीन खबरें जो है दूसरे सेगमेंट में आपने जानी। इस वाले से हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पर आकर आपको बताएंगे कि तूफ़ान के हवाले से जो कराची के अंदर तूफ़ान की खबरें गर्दिश कर रही हैं और कब तक तूफ़ान कराची की केटी बंदरगाह से टकराएगा, उस हवाले से हम बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर। वेलकम बैक नाज़रीन, समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय की कराची साहिल से टकराने की इतलात मौसूल हो रही हैं। एक तो तूफ़ान अभी टकरा रहा है और एक तूफ़ान कुछ ही देर पहले जिस तरह से मेयर इलेक्शन अनाउंस हुआ, उसका मेयर मुंतखब हुए, तो एक तूफ़ान वो भी टकराया कराची के अंदर। तो इससे जो तूफ़ान बिपरजॉय है, इस हवाले से जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, सिविल इंतज़ामिया मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। पुलिस की जानिब से भी साहिल समंदर पर आने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। एक वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं कि लोग इस तूफ़ान को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो सिविल इंतज़ामिया ने इस हवाले से जो है वो रेड अलर्ट जारी किया है कि कोई भी शहरी समंदर का रुख ना करे। इस तूफ़ान से जो एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से मेडिकल कैंप्स का भी सिविल इंतज़ामिया की जानिब से इनकाद किया गया है और जो मुतासरीन हो सकते हैं इस तूफ़ान के ज़द में, उनके लिए भी उन्होंने अलर्ट जारी करते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी कर रखा है। इस हवाले से मुराद अली शाह साहब ने जो हिफाजती इक़दामात के हवाले से कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स के हवाले से बताया, वो एक शॉट है मुराद अली शाह साहब का, अगर वो चला दें तो। वो इंसानी जान बचाना सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को वहाँ से निकाला जाए। मैं आपके सामने भी सिर्फ एक वजह है आने की आज
कि इसकी सिवियरिटी मीडिया के थ्रू, बाकी सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन ये अगले 3-4 दिन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी सिवियरिटी मीडिया के थ्रू आप लोगों को बताएं, ताकि वो इवैक्यूएशन में ताउन करें। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हमने अपना होमवर्क किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमने 5 स्टार फैसिलिटी सबके लिए बना दी है। इतनी बड़ी तादाद में इवैक्यूएशन जो है वो आसान चीज़ भी नहीं है। मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ कि जो सिजावल के तालके हैं हमारे जाती, शाहबंदर और खाड़ो छाड़, इन 3 में जो एक्सपेक्टेड इवैक्यूएशन है वो है 53,522 लोगों की। ये समझ लें 60,000 लोग इन 3 जगह से इवैक्यूएट करने। ये सिजावल डिस्ट्रिक्ट का पहले मैं आपको बताता हूँ। तो अरेंजमेंट्स हमने ये पूरा किया, तकरीबन 23 डे हैं, 51। मुराद अली शाह साहब का आपने बयान सुना। कराची मजमूई तौर पर बड़े तूफ़ानों का शिकार रहा है, कभी डकैती के तूफ़ान हैं, कभी किसी तरह के तूफ़ान। अभी पर जॉय का सामना है, तो देखते हैं क्या इंतजाम होते हैं, सिविल इंतजामिया कितनी कामयाब होती है। इस वाले से बात करेंगे। असद खल साहब, क्या लगता है कि सिविल इंतजामिया बीपर जॉय के वाले से कितनी कामयाब इंतजामिया के साथ आप देखें कि पाक फौज वहाँ पे है, नेवल है वहाँ पे, वो बाकायदा रेस्क्यू कर रहे हैं। माहीगीर जो है वो बाज नहीं आ रहे, लोग इंजॉय करने के ऊपर तुले हुए हैं। 60,000 की बात 53,000 की मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं। मेडिकल कैंप आपने देखा, फौज जो है वहाँ पे वो लगाई है उसने, सिविल इंतजामिया भी है, बाकी भी पुलिस भी हैं। लेकिन साथ देखें कोर कमांडर जो है बाबर जो इफ्तिखार साहब जो है वो 2 दिन पहले आपने देखा रात गए तक वहाँ पे खुद उन्होंने निगरानी की। पाक फौज की बड़ी तादाद में नेवी के भी और पाक फौज के जो वो भी लोग मौजूद हैं। रेंजर के लोग भी कई जगहों पे रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। पुलिस जो है, सिविल इंतजामिया है और हुकूमत के तमाम NDMA है, सिंध का जो प्रोविंशियल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो वहाँ पे है, बाकी जो इदारे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें तूफ़ान है। इसमें एक तो ये है कि आर्जी या कैंप या टेंट जो है उसके ज़रिए भी आप नहीं बना सकते। पुख्ता जो है जगहों पे लोगों को मुंतकिल करना पड़ेगा, फौरी इमारतें बन नहीं सकती, तो उसके लिए स्कूल या मुख्तलिफ जो इमारतें हैं वहाँ पे लोगों को ठहराया जाएगा जो एवैक्यूएट करके। कुछ कश्तियों को गहरे पानी से रोका गया, वो बाज नहीं आ रहे, जारी बात है उनका ब्रेड बटर है, माहीगीर वो बाज नहीं आते, उनको लाया गया। और इसके साथ साथ जो और भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह आपने कि खाना उनको पहुँचाया जा रहा है और उनको महफूज मकामात पर, और कुछ लोग मुंतकिल नहीं हो रहे। ये बदकिस्मती हमेशा होती है कि उनके अपने माल मवेशी को नहीं छोड़ रहे होते, अपने बच्चों को अपने घर बार नहीं छोड़ने के लिए तैयार होते, और वो ज़्यादा फिर पोजीशन एकदम से इंतजामिया के लिए भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी तूफ़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वो कराची से फिर लाहौर से कहीं पहुँच जाता है। सानिया कामरान साहिबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP के जो साबिक, उन्होंने अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है और साने 9 मई का वही जो कहानी है वो एक ही सुनाई जाती है। तो अब देखते हैं। और उसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि महमूद मौलवी साहब जो आपको पता है रिसेंटली PTI के टिकट से NA 245 से MNA बने, और महमूद मौलवी साहब और उसके साथ आमिर कियानी साहब का उनके साथ एक तल्लक, फिर इमरान इस्माइल गवर्नर जो साबिक और PTI के जो सिंध के सदर और वफाकी वजीर जो है उनके साथ अली हैदर जैदी के साथ तल्लक। उन्होंने ये कहा है कि मुझे ऑफर्स आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से भी और MQM की जानब से, लेकिन अली हैदर जैदी और जो दूसरे इमरान इस्माइल साहब हैं उनका ये कहना है कि उनका ज़ाती बयान हो सकता है। तो मसला इस्तेकाम पाकिस्तान बेसिकली पार्टी जो है वो कहते हैं सारे मंडवाते ही औले पड़े कि परचम कुशाई हुई तो वहाँ पे फड्डा पड़ गया। फिर वो अभी लिया से जो है उनको जो पहला जो है विकेट गिर गई उनकी। अब ये महमूद मौलवी जो है वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। तो ये मामला जो है, और मैंने फिर बताया कि ये जो सारा गैंग है ना, ये 9 मई का इशू नहीं है। इनको अरबों करोड़ों रुपए के जो डॉलर बाहर पहुँचाए और अरबों करोड़ों रुपए इनके जो पकड़े हुए हैं पैसे इदारों ने, ये पैसे छुड़ाने के चक्कर में तरले मिनते करके पाँव पाड़ रहे हैं कि हमें किसी तरीके से ये हमारे खिलाफ पैसे जो है ना, किसी का 70 करोड़ है तो किसी को 17 मिलियन जो है 17 मिलियन डॉलर है जो डिप्लोमेटिक बैगों में बाहर गया, कहाँ गया, किस बैंक में, इंडियन बेस्ड बैंक है दुबई के अंदर, और कौन बंदा उसको पार्सल बनाता था, सफारतकार कौन था, खोलता कौन था, पैसे किसके होते थे, कहाँ से आते थे वो काला धन, और किस तरह कन्वर्ट करके डॉलर का बेड़ा गर्क किस तरह हुआ। ये एक बंदे की कहानी जो डॉक्यूमेंटेड है। तो अब मसला ये है, ख्वाजा आसफ साहब ने ओवरसीज़ के हवाले से बड़ा उन्होंने तंज के नश्तर बरसाए हैं। मेरा दिल दुखा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें रेमिटेंसेस देते हैं, वोट का हक उनको नहीं देते और उल्टा हम उनको गालियाँ भी देते हैं। तो प्लीज़ ख्वाजा आसफ साहब को ज़रा सुने, और उनको चाहिए कि मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूँ हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ ओवरसीज़ जो है
उनको आप गद्दार या इस तरह ना कहें, उनके साथ इस तरह ज्यादती ना करें। आप उनकी ज़बानी ज़रा सुन लें पहले। अच्छा, बड़ी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 40 साल पुरानी बात है। मैं गल्फ एयर की लाइन में लगा हुआ था, एक्सेस बैगेज दे रहा था, तो मेरे साथ एक पश्तून खड़ा था, पाराचनाल का या टल का कहीं का था, वो सालेखाना का था। 6000 दिरहम उसने जो है दिया, टैक्स दिया, वो जो एक्सेस बैगेज दिया। मैंने कहा यार ये गल्फ एयर का आ जाते हैं, टिकट भी सस्ता है और ये एक्सेस बैगेज भी छोड़े हैं, तो तुमने ये कहते नहीं, मैं सारे डेरे के सामान लेके आया हूँ, 7-8 लोगों का आदमियों का सामान है और मैं मिल के पैसे हम इकट्ठे दे रहे हैं। तो मैं कहा फिर भी यहाँ तुम्हें पैसे बच जाते हैं। वो कहता नहीं, जो भी, मुझे जानता तो नहीं था, कहने लगा नहीं जनाब, मैं इसी जहाज पे जाऊंगा जिसकी ऊपर जो है पाकिस्तान का झंडा है। जब ये उठता है ना तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। और मुझे वहां पे शर्म आई कि मैं सस्ता टिकट लेके गल्फ एयर पर, ये लोग पाकिस्तानी हैं, वो लोग पाकिस्तानी जो वहां पे बैठे हुए हैं ना, दे आर नॉट कमिंग बैक। इन लोगों ने वापस आना है। ये ईद पे आते हैं, दोनों ईदों पे आते हैं, आगे पीछे आते हैं, बच्चे यहां पे हैं, वालिदैन यहां पे हैं, जायदाद यहां पे खरीदते हैं, और वो लोग आते हैं जायदाद बेचने के लिए। जब मां बाप मरते हैं उनके लिए डिविडेंड्स होते हैं ये, और धमकी देते हैं कि हम रेमिटेंस नहीं भेजेंगे। ये बात एक्सेप्टेबल है कि हमारा जो ऑफिशियल रेट और हमारा जो मार्केट रेट है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंस ड्रॉप हुई है, लेकिन इस वजह से नहीं। वतन की मोहब्बत जो है, ये लोग यहाँ पे बसते हैं, 70-80% जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी की जो पॉपुलेशन है, और बाकी जगहों पे भी, बरतानिया में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, हर जगह उनके दिलों में मोहब्बत है। तो पाकिस्तान की मोहब्बत है, इस मिट्टी की मोहब्बत है। पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को कभी कुर्बान नहीं करेंगे। जी, ये भी है। और जाली खबरों के हवाले से भी आर्मी ने बड़ा सख्त, उन्होंने दोबारा फिर एक स्टेटमेंट दे दी है ऑफिशियल हैंडल से, आर्मड फोर्सेस से, कि जाली खबरों वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ द लेगेसी ऑफ जो भुट्टो है वो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद ट्रिब्यूट करेंगे स्पाई सईदुल्लाह शहीद के हवाले से। पहले रिपोर्ट देख ली। कभी गोलियां तो कभी गालियां, कभी तनकीदें तो कभी तारीफें। तू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से इतना क्यों प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कभी जेलों में डाला गया तो कभी मौत की घाट उतारा गया और आवाम से एक ही नारा लगाया गया, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। जी, आप सॉन्ग सुन लें, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं स्पाई सईदुल्लाह को। इल्म दुआ है।